नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल के लिए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको DSSB एनटीटी में जो सेक्शन बी का जो पार्ट है उसमें 50 प्रश्न ही ऐसे होंगे जिनमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेटा पता होना चाहिए या फिर ऑथेंटिक जो भी फैक्ट्स है वो पता होने चाहिए। बाकी 50 क्वेश्चन आप कैसे आने वाले हैं जिनमें आपकी समझ जो है, आपका एटीट्यूड जो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपने जो सीखा है, अपना जो डिप्लोमा किया है, अब वो सभी कुछ काम आने वाला है या अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आप करने वाले हैं। तो वो चीज़ें इसमें मैंने 50 प्रश्न लिए हैं और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आपके कम से कम 45 प्लस आप इसमें स्कोर करें। और PDF आपकी हिंदी में है लेकिन मैं बाइलिंगुअल समझाती रहूँगी जो भी टर्म्स हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं टॉप जो है 100 क्वेश्चन की PDF ला चुकी हूँ। उसके रिगार्डिंग अगर जो लिंक है बाय करने का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है, काफ़ी लोगों ने ले भी लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं उसमें कोई भी अगर आपको रहती है जो आपका मॉडल पेपर 1 है, मॉडल पेपर के नाम से सेक्शन बी का मॉडल पेपर एनटीटी का, इसमें अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर गलती रहती है, क्योंकि वो मैंने टाइप करवाया है, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं लेकिन टाइप करवाया है, तो वहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरी ये बिल्कुल वादा है कि आपके एग्जाम तक आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपके पास उसका गलत उत्तर तक पहुंचे। बिल्कुल वहाँ पर आपका PDF में ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ करके शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर क्वेरी रहेगी, वह इसका आंसर जो है यहाँ ये टाइप होना चाहिए तो वो चीज़ भी है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा, अपडेट रहिएगा एग्जाम तक एटलीस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने ये हिंदी में ही लिया है बट मैं समझा दूंगी। किस प्रकार के खेल में बच्चा प्रचलित वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराता है? तो इसमें कौन सा ऐसा है? तो खेल जो आपके है, बहुत प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला आपका संरचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले जिसको कहेंगे। संवेदी आप समझ सकते हैं, सेंसेस से रिलेटेड जो आपका है क्रियात्मक खेल। तीसरा आपका क्रिया नियमबद्ध खेल, सामूहिक खेल। तो इनमें से कौन सा है जिसमें प्रचलित वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराता है? तो इसमें हम बात करें कि बच्चा जो ये संवेदी वाला जो खेल खेलता है, अपने सेंसेस से रिलेटेड जो आपका क्रियात्मक खेल है, उसी में अपनी जो है परिचित पद्धतियों को वो दोहराता रहता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला है यहाँ पर, किस प्रकार के खेल में बच्चा अन्य वस्तुओं को उस वस्तु विशेष के रूप में बतलाता है, उनका इस्तेमाल जो है प्रतीक के रूप में करता है? तो कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल की यहाँ पर बात की गई है। तो ये भी आपका प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। जैसे कि कोई भी बच्चा जो है अगर किसी भी चीज़ को कुछ और बता के खेल रहा है, कोई भी है, जैसे गुड़िया का खेल है, किसी और चीज़ को वो गुड़िया बता रहा है, या फिर गुड़िया को वो एक लड़की समझ रहा है तो वो एक प्रतीक के रूप में समझ रहा है। या फिर हो सकता है कोई अगर ऐसे लंबी सी कोई चीज़ है उसको फ़ोन समझ रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रतीक मान रहा है उस चीज़ का भी, ये चीज़ तो ये है बाकी वो एक्चुअल में नहीं है, तो वो प्रतीकात्मक खेल होता है। अगला प्रश्न है, जो है ग्लास पकड़ना, अपने हाथ से भोजन करना, ये किस तरह के जो आपके कौशल हैं? फाइन मोटर स्किल है या फिर ग्रोस मोटर स्किल है? इस तरह जो स्किल आपके होते हैं इनको आपको ज़रूर ध्यान देना है। ग्रोस मोटर स्किल में बच्चे की पूरी बॉडी का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जैसे बच्चा कूद रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इस तरह के जो काम है। और लेकिन अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करेंगे, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जिनको कहेंगे, उनमें हमारी जो छोटी छोटी मसल्स हैं, जैसे उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, साथ में आंखों का भी इस्तेमाल हो रहा है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको मिला करके हम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका फाइन मोटर स्किल है। और जैसे कि हम बात करें ऐसे मोती ऐसे उठाना, गिर गए हैं तो, या फिर अगर बात करें किसी सुई में धागा पिरोना, ये इस तरह की चीज़ें क्या है? फाइन मोटर स्किल है। लिखना, पेंटिंग करना, ये आपके फाइन मोटर स्किल में आएंगे। कूदना, ये उछलना, ये सीढ़ी पर चढ़ना, इस तरह के जो है वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लास पकड़ना, इसमें भी आपके उंगलियों का इस्तेमाल होगा। हाथ से अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भी आपका उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल या फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। और मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ये स्किल में आ जाएगा फाइन मोटर स्किल में। और ये आपका जो है स्थूल वाला है वो आपका ग्रोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित कौन सा इसमें विकार है?
तो डिस्ग्राफिया लिखने से है, डिस्ग्राफिया लिखने से है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से है, डिस्प्रेक्सिया आपके रोज़ाना डेली रूटीन के काम है, जैसे अपना शूज़ के जो लेसेस है वो बांध नहीं पाना, टाई नहीं बांध पाना, इस तरह के जो डेली रूटीन में करते रहते हैं बच्चे, या फिर ठीक से अपना टी शर्ट नहीं पहन पाना, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया में आती है। डिसकैलकुलिया आपका मैथ से रिलेटेड है, तो आपका ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, पठन विकार, लर्निंग डिसऑर्डर। अगला यहाँ पर है लेखन संबंधी, लेखन संबंधी अभी हमने बात कर ली है, इजीली हम इसको टिक कर सकते हैं, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक कार्य करने में कठिनाई आती है, दैनिक कार्य करने में कठिनाई, या फिर आपको बोल दे कि बच्चे की जो है अपनी जूते की लेस नहीं बांध पा रहा है, टी शर्ट ठीक से नहीं पहन पा रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, बच्चे को है डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की जो है कुल संख्या होती है, जिनकी टोटल आपको नंबर बताने हैं, तो वो कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 46। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर बात करें कितने जोड़े, अगर पेयर में हम बात करें तो वो कितने होते हैं, 23। इजी लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन फैक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि आपको याद करने हैं, नोट कर लेना है जो आपको नहीं आ रहा है। और बहुत ही अच्छे मैंने प्रश्न में 50 लिए हैं और उसकी PDF आपको मिल जाएगी। इनमें से किस प्रकार के कारण बच्चों को गणित की समस्याओं को समझने में, ये भी आपका हमने कवर कर लिया है, ये आपका है डिस्कैलकुलिया। समय के अनुसार विद्यार्थियों के विकास का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है और उनके वर्तमान कौशलों को भी पता करता है। तो ये किसके अंदर आएगा, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अभी भी जैसे स्कूल में नहीं है फिर भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि पोर्टफोलियो में बच्चे से रिलेटेड हर एक जानकारी वहाँ पर होती है, बच्चे की फ़ोटो वहाँ पर होती है, बच्चे के माँ बाप का नाम वहाँ पर होता है, बच्चा कहाँ से है, ये सारी जानकारी होती है, बच्चा डेली बेसिस पे क्या सीख रहा है, हर एक जानकारी हम पोर्टफोलियो में लिखते हैं। एनेक्डोटल में हम ज़्यादातर जो कुछ अलग जैसे कि 15 अगस्त को बच्चे ने क्या किया, 26 जनवरी को क्या किया, इस वाले डे पे क्या किया, थोड़े से अलग इसमें होता है, थोड़ा स्पेशल ये आपका होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपको ये समझ सकते हैं, चेकलिस्ट भी आप समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ अगर कंडक्ट करवाई जा रही है वह इस तरह से ये हम बच्चों के साथ ये चीज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें चाहिए होगी। चेकलिस्ट में जैसे आप भी कहीं जा रहे हैं तो आप लिस्ट बना लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ें चाहिए होगी, तो वो आपकी चेकलिस्ट तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करें कि ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है, वर्तमान कौशलों का भी पता करता है, तो वर्तमान की यहाँ पर बात की गई है, हर एक चीज वहां पर मेंशन की जाती है, वो आपका क्या है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यदि बालक में वाणी दोष है तो उसके कारण हो सकते हैं। पहला है शब्दों के उच्चारण में उचित प्रशिक्षण की कमी, बालक का बहरेपन से ग्रस्त होना, तीसरा है संवेगात्मक तनाव होना, या फिर डी। तो बिल्कुल यहाँ पर चारों ही ऑप्शन होंगे, तो इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका बच्चों में हकलाने संबंधी समस्या हो सकती है के कारण वंशानुक्रम प्रभाव, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में आपसी संतुलन की कमी, मस्तिष्कीय आघात। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन नहीं भी समझ पाए हैं तो भी आप कर सकते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव भी होता है, मस्तिष्कीय आघात भी होता है, तो यहाँ पर सिंपली डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आदतों का निर्माण, लिखाई में सुधार और शुद्धोच्चारण के लिए थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। आदतों का निर्माण किस तरह से होता है, कोई भी आदत है तो बार बार हम चीज़ को करते रहते हैं तो वो क्या है, आदत का निर्माण हो जाता है, मतलब अभ्यास। अगर हैंडराइटिंग खराब है तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो क्या है, अपनी हैंडराइटिंग की सुधार हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास का नियम। अगला है आदर करना, अभिवादन करना, मधुर भाषण, अतिथि सत्कार आदि आदतें बच्चे के विकास किस विकास से संबंधित है। ये बच्चे का कौन सा यहाँ पर विकास है, अगर बच्चा आदर कर रहा है, अभिवादन कर रहा है तो ये आपका बच्चे का सामाजिक विकास है, ठीक है। अगला है एक बाल विकास कार्यकर्ता बच्चों को गोल, चौकोर, त्रिकोण के चित्र दिखाकर गतिविधि कर रही है, इसे देखकर बच्चों में किस ज्ञान का विकास होगा। कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो बिल्कुल गोल चौकोर, यहाँ पर स्थान की बात बिल्कुल नहीं की गई है, ना संख्या की बात की गई है, समय की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है किसकी,
आकार और स्वरूप की। बाल जीवन में मुख्य परिवर्तनों को 4 वर्गों में यथा आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना, नए लक्षणों का प्रकट होना। ये किसने कहा है, कथन किसका है? नर्सरी लेवल का ही क्वेश्चन है आपका। यह आपका कहा है हरलोक ने, मैडम हरलोक ने यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट है बाल अध्ययन के का जो उद्देश्य है वो क्या है? बालक के विकास का आनंद उठाना। दूसरा है बालक के विकास के क्रम का पूर्व अनुमान लगाना, विकास का रिकॉर्ड बनाना, या फिर बालक के विकास को समझकर तदनुसार उसका मार्गदर्शन करना। तो बिल्कुल यही आपका कार्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो उद्देश्य यही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बालक किस आयु में क्या सीख पाएगा, ये कौन सा बिंदु निर्धारित करता है? तो बच्चा जो है बालक की बुद्धि एक तो है, दूसरा है परिपक्वता। परिपक्वता से मतलब है कि एक तो चीज़ है कि आप 12th क्लास वाला बच्चा जो पढ़ रहा है, एक आपका नर्सरी लेवल का बच्चा है, तो उसमें एक मेच्योरिटी लेवल पर ही वो चीज़ दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि जो है डेवलप हो चुकी है, तो वो ज़रूरी है उसकी परिपक्वता। बुद्धि तो ज़रूरी है ही सीखने के लिए, लेकिन कौन सी आयु में सीख पाएगा, अगर आयु की बात आ गई है तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे? परिपक्वता, मेच्योरिटी, सेकेंड ऑप्शन। कोई एक शिशु की प्रारंभिक उद्दीपन अर्ली स्टिमुलेशन प्रदान करने का तरीका है, तो ये आपका है, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ सकते हैं। पहला आपको शिशु को सही ढंग से कपड़े पहनाना, तो क्या ये उद्दीपन एक बच्चे के लिए हो सकता है? शिशु के लिए बिल्कुल नहीं। सेकंड आपका उचित भोजन प्रदान करना, शिशु के लिए नहीं हो सकता है। शिशु को सही ढंग से सोने देना। अगला है शिशु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना। यही बच्चे के इस तरह के जो स्टिमुलेशन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक उद्दीपन है, तो ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन है। फाइन मोटर स्किल है, इसमें कौन सा है? फाइन मोटर स्किल अभी मैंने समझाया है। कहानी सुनना, धागे में मोती पिरोना, दौड़ना एवं कूदना, चार्ट पढ़ना। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल की भी मैंने बात की थी कि जिसमें आपकी छोटी छोटी मसल का यूज़ हो रहा है, उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर क्या है? धागे में मोती पिरोना। तो ये आपका क्या है? ठीक है। कहानी सुनना, कहानी सुनने में तो आपकी जो सेंसेस है, आपके कान ही काम आ रहे हैं केवल, ठीक है। और इसमें चार्ट पढ़ना, पढ़ने में आप आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी उंगलियों का इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन धागे में मोती पिरोना आपका क्या है? फाइन मोटर स्किल। अगला आपका दौड़ना और कूदना, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय समझ व गति संबंधी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन एंड मोटर डेवलपमेंट तथ्य को निम्न में से किसने दिया है? यहाँ पर तो मारिया मोंटेन्श ने दिया है, ये इटली से है। और इन्होंने जो एक सिखाने का तरीका जो यहाँ पर LSRW आप पढ़ते हैं, वो इन्होंने चेंज करके बताया है कि बच्चे को स्पीकिंग के बाद राइटिंग करानी चाहिए, फिर उसके बाद रीडिंग करानी चाहिए। इन्होंने इस वाले पर जोर दिया है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेने की प्रवृत्ति को कहते हैं खोज करना, जीववाद, और या फिर क्रमिककरण और वर्गीकरण। तो ये आपका संबंधित है पियाजे के जो इन्होंने थ्योरी दी है उससे संबंधित है। तो ये आपका एनिमिज्म ये होता है, और ये आपके कौन से स्टेज में होता है? सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज कौन सी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हम कहेंगे, उसमें आपका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अन्वेषण कर भाषा के नए व अभिनव तरीके से प्रयोग करना कहलाता है। अन्वेषण कर नए तरीके से, तो बिल्कुल नया तरीका कोई खोजा जा रहा है, कोई अलग तरीका है खोज करके, तो उसमें क्या हो जाएगी? रचनात्मक सोच। पूर्व बालिका लचीलेपन की विशेषता लिए हुए होता है तथा इस समय बालक निम्न में से एक होता है स्थिर शब्द, घड़ने योग्य या फिर नाजुक। पूर्व बालिका
तत्काल में लचीलेपन, लचीलापन मैंने टर्म आपको समझाई थी, आपको इस तरह से समझ आना चाहिए। लचीलापन क्या है कि बच्चे को या फिर किसी भी चीज़ को किसी भी तरह घुमाया जा सके। क्लास अगर लचीली नहीं होगी, क्लास में हम एक ही तरह से पढ़ाएंगे, या फिर इस तरह से होना चाहिए कि हम यहाँ पर खेल कर भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बाहर घुमा कर भी पढ़ा सकते हैं, तो वो क्या है, लचीलापन है। तो यहाँ पर लचीलेपन की यहाँ पर जो बात की गई है, तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि बच्चे हैं गढ़ने योग्य, आप जिस तरह से ढालोगे बच्चे उस तरह से ढल जाएंगे। मतलब लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो चीज़। तो आपको टर्म पता होनी चाहिए, लचीलेपन की बात क्या कही गई है। कठोर जहाँ पर शब्द आ जाए आपको उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, या आपके एटीट्यूड को जो है नेगेटिव बना देगा। अगर बात की गई है कि रिजिड होने की, एक टीचर को रिजिड होना चाहिए या फिर अपने क्लास को रिजिड बना के रखना चाहिए, तो वो भी आपको ऑप्शन हटा देना है। तुतलाना, और ऐसे मैं कुछ एक वर्ड्स आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर, जिनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आपको वो दिखे किसी भी ऑप्शन में, तुरंत उसको हटा देना है और नेक्स्ट में देखना है। बट ये जरूर देख लेना कि ऑप्शन में नहीं का आपको बताना है या फिर हाँ का बताना है। बाकी उन वर्ड्स को आप जरूर देख लेना, कौन से नेगेटिव वर्ड्स है, कौन से पॉजिटिव वर्ड्स है। तुतलाना क्या है, एक ही शब्द पर अटक जाना, बड़बड़ाना, अक्षर के स्वर को एवज में प्रयोग करना, हकलाना। तो तुतलाना जो होता है, समझ सकते हैं कि किसी और को वो दूसरा वर्ड जो बोलता है, अगर आप किसी भी इस तरह से बोलकर हम देखें तो वो आपका होता है कि किसी अक्षर के एवज में कुछ और दूसरा बोलना, तो आपका हो जाएगा जैसे खाने को ताना बोलना, खाना, इस तरह से। तो कुछ और वर्ड वो यूज कर रहा है इसके लिए, या फिर अक्षर यूज कर रहा है। उच्चारण का अर्थ है, उच्चारण का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति और विशिष्ट स्वर का बोला जाना या फिर हकलाना, और फिर है यहाँ पर शारीरिक विकलांगता। उच्चारण है किसी विशिष्ट स्वर का बोला जाना। दांत मांजना तथा स्वयं नहाना जैसे कौशल हासिल करता है बच्चा कौन से वर्ष में। ऐसे आपको डाटा याद ही करना पड़ेगा, ऐसे आप अचानक से अपने दिमाग से नहीं लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। ICDS से लेकर के ECC की काफ़ी सारे मैंने PDF शेयर की हुई है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक दो वीडियो भी मैंने शेयर किए हैं, कौन सा बच्चा ये जो बच्चों का जो विकास होता है, सामाजिक हो, संज्ञानात्मक हो, तो इस तरह में बच्चे कौन कौन चीज़ें कौन से वर्ष में सीख लेता है, ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। अगला है बालक के व्यक्तिगत विकास में अंतर का कारण है वंशानुकरण, वातावरण की परिस्थितियाँ, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। तो बिल्कुल चारों ही हैं, इसमें भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपके बिल्कुल 45 तो आने ही चाहिए इसमें। निम्न में से एक डिस्लेक्सिक बालक की विशेषता है हमेशा रोते रहना, जिद करना, अक्षरों की बनावट में हमेशा भ्रमित रहना, अक्षरों को उल्टा पढ़ना। तो बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है चलना सीखने से पहले बालक निम्न क्रम जो है सीखता है। चलना सीखने से पहले, ये क्रम भी आप अच्छे से रट लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कौन सा क्रम आपका है। तो पहला है लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, यहाँ पर कोमा लगाना, हाँ, खिसकना के बाद घुटनों के बल चलना और फिर खड़े होना, फिर चलना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन संबंधित है। ये जो वर्ड्स आपके दिए हैं, टर्म आपके दी है, पियाजे ने दी है, पियाजे संबंधित आपके संज्ञानात्मक विकास से, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से ये संबंधित है। एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम की सेवाएं हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को परामर्श एवं गृह भेंट करना, टीकाकरण करना। तो कौन सी है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, गर्भवती महिलाओं को परामर्श और गृह भेंट। और यहाँ पर ये ही नहीं, केवल मैं बताऊँ कि इस तरह से जो एक बार मैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म ही यहाँ पर लिख दी है, ये ज़रूर ध्यान रखिए जो लोग इंग्लिश से है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो ICDS है उसके बारे में बात की जा रही है। इसका एक और चीज़ ध्यान रखें, कब से ये शुरू हुआ, 1975, ठीक है, 1975 से ये शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो तीनों ही चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती है। तो बिल्कुल ये इजी था, लेकिन आपको बताने के लिए है कि ये काम
ICDs के हैं, तो आपको उनको नोट करते हुए जरूर चले। मैंने इस तरह की PDF काफ़ी सारी शेयर की हुई है, उनको आप एक बार अपनी आंखों से ज़रूर निकाल लें, क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत ईजी होती हैं लेकिन हम गलत कर देते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। 1975 से शुरू हुई है ICDs की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, और इसके ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम जो है समान होता है, ये किसने कहा है? तो ये गैसल ने कहा है। चढ़ना उतरना क्या है? अभी मैंने बात की, चढ़ना उतरना जो है ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, और इसको हिंदी में शायद शकल गामक विकास इस तरह से कहते हैं। बाकी अब इंग्लिश में ध्यान रखें इनको। एक बच्चा जो है कागज को फोल्ड कर रहा है, यह दर्शाता है। फोल्ड करने के लिए वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो उसकी छोटी छोटी मसल्स हैं, उंगलियां हैं, उनका इस्तेमाल करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर फोल्ड कर रहा है, तो वो फाइन मोटर स्किल। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत ये आपका दिया है गार्डनर ने। मिड डे मील कब प्रारंभ की गई, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। पिछला मैंने जो वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लास ली थी, पूरा PDF मैंने आपको समराइज़ करके बताया था क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें लास्ट में इस तरह की टर्म्स दी गई थी, भाई कौन सी कब शुरू की गई है। तो 1995 में जो आपका कौन सा मिड डे मील शुरू किया गया, ये आप ध्यान रखें। और अभी जो है इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण इस तरह से किया है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं करंट के लिए। अगला यहाँ पर है विकास के आयाम है, तो ये मैंने प्रश्न इसलिए लिया है, हालांकि यहाँ पर आप D ऑप्शन और जोड़, फिफ्थ ऑप्शन और जोड़ सकते हैं सभी, ठीक है। विकास के आयाम आपके सारे ही हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, तो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि पर आनुवांशिकता का डैश प्रभाव पड़ता है, तो वृद्धि पर आनुवांशिकता का दोनों ही प्रभाव पड़ता है, एक तो आपका सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो थोड़ा जल्दी हम कर लेते हैं। वृद्धि की क्रिया आजीवन डैश चलती है बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह डैश हो जाती है। आजीवन ही चलती है, तो वृद्धि की प्रक्रिया क्या आजीवन चलती है? पहला ऑप्शन हम कट कर देंगे। आजीवन नहीं चलती है, क्या ये हो सकता है? बताइए आप। तो यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, नहीं चलती है। नेक्स्ट आपका है बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है बालक की शारीरिक जो वृद्धि हो रही है, जिसका अर्थ यह नहीं हो सकता उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह डैश दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर है मानसिक, भौतिक, गुणात्मक या फिर कोई नहीं। ऑप्शन आपने देख लिए हैं, आंसर यहाँ पर है आपको। तो क्या होगा यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन भौतिक, आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास एक डैश प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी डैश रहती है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और परिपक्व मैच्योर होने के बाद भी ये चलती रहती है। और ये वोम टू टोम है, मतलब ये गर्भ से लेकर के जब तक कब्र तक इंसान जाता है तब तक है, या फिर मरने तक ये चलती रहती है। ध्यान रखें, विकास की प्रक्रिया, ना कि वृद्धि की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजन के घटक नहीं है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। तो कोलेस्ट्रॉल की जगह अगर अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आ जाता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर संतुलित भोजन का भाग नहीं है। यहाँ पर और बात करें, यहाँ पर फैट आ गया है, प्रोटीन आ गया है, खनिज लवण आ गया है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आना चाहिए था, इसके अलावा वाटर यहाँ पर आना चाहिए था। जो 6 मिनिमम जो है इनको आप जरूर ध्यान रखिए। एक आपके विटामिन। संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है बौद्धिक विकास को, सामाजिक विकास को या फिर नैतिक विकास को, ये चारों को ही जो है प्रभावित करता है। अगला है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये आपका बौद्धिक और मानसिक विकास से संबंधित है। अगला है बालक में जन्म के समय अभाव होता है, कल्पना करना, ये इसमें चारों ही होंगे, वो सॉरी तीनों ही होंगे, अभाव की बात की गई है इसलिए। भाषा विकास का क्रम डैश होता है, भाषा विकास का क्रम एकदम क्रमिक होता है। भाषा विकास के कौशल का क्रम भी आप जरूर ध्यान रखें, LSRW, ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो किसने दिया है, ये टर्म किसने दी है, नॉम चॉम्स्की ने दी है, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी बिल्कुल नहीं, ये सिर से पैरों की ओर होता है जो कि इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, ये आपके सिर से पैरों की ओर होती है जिसको हम सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यवस्थित व्यवस्थित होती है, अप्रत्याशित नहीं होती है, ये आपकी क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमल डिस्टल की हम बात करें, इसमें केंद्र से सिरों की ओर बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न आपका है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है, तो ये गेट्स की परिभाषा है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा जो गेट किया जाता है वो क्या है, अब वो गेट्स है इस तरह से। तो ये आपके 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 50 में से आपका जो भी स्कोर आया है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा मॉडल पेपर आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 जो है जल्दी आने वाला है, 4 या 5 अक्टूबर तक आ जाएगा। उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कम से कम मैं कोशिश करूँगी 3 से 4 मॉडल पेपर आपको मिले। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। हालांकि अगर किसी में भी आपको मिस्टेक रह जाती है कि कोई भी आंसर में, तो मैं बिल्कुल उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, आपकी जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा, थोड़े दिन के लिए की बात है, बहुत जल्द आपकी एग्जाम होने वाली है। और जितना हो सके जो भी मैं अगर सेक्शन 1 के लिए भी अगर कुछ टिप्स आपके लिए ला रही हूँ तो उनको आप ज़रूर देखिए, उन पर प्रैक्टिस करें। अगर मैं एक क्लास ला रही हूँ क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक चीज़ें आपको बताई है, उन पर आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे तो अच्छा आप मार्क्स ला पाएंगे। इससे की है कि सेक्शन ए में भी आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, आपको सेक्शन बी पर ही फोकस नहीं करना है, ये बात भी आप ज़रूर ध्यान दें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिछली वीडियो ज़रूर देखिए और आगे की वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।